नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोरोना वायरस के टीके का शुभारंभ किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसके साथ ही वो पीएम मोदी की तारीफ करना भी नहीं भूले। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। कुशीनगर में होली के त्योहार को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने बताया है कि जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखने में पीस कमेटी के सदस्यों का योगदान अतुलनीय है। वहीं एडीएम देवीलाल दयाल वर्मा ने अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद को जाने वाले रास्ते, होलिका दहन वाले स्थल पर विशेष सफाई की व्यवस्था की जाए। इन जगहों को जाने वाले रास्तों में कोई अवरोध या फिर कब्जा नहीं होना चाहिए। जो बैठक की थी उसमें भी आप लोग सम्मिलित हुए थे। अब ये आपके साथ जो हम लोगों का एक कम्युनिकेशन होता है, अब ये लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ ये हमारा चलता रहे। विगत 1.5 साल से सभी लोग जानते हैं कोरोना का ये मीटिंग होने की नहीं हो पाई। चुनाव के पहले हम लोगों ने जो राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्ण चुनावों के बाद अब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। जानते हैं कमिश्नर डीके ठाकुर से होली और शबे बारात की तैयारियों को लेकर क्या कुछ है उनका एक्शन प्लान। हर खबर की खास बातचीत आप भी सुनिए। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस हर वक्त नई नई रणनीतियों पे कार्य करती आई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अराजकता ना फैले। वहीं बात करें भी 2022 का चुनाव जितनी शांतिपूर्वक तरीके से लखनऊ में निकाया गया है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की अराजकता का कहीं से सूचना नहीं आई है। अभी बहुत करीब होली का त्यौहार आ रहा है और साथ में शबे बारात भी है। हमारे साथ खुद इस समय लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर जी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। सर, लखनऊ में जो अभी त्यौहार आ रहा है होली का और साथ में शबे बारात भी है, इसमें किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? देखिए, कल और परसों होली और शबे बारात और परसों जुमे की नमाज, ये हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। कल तो केवल होलिका दहन होगा। होलिका दहन के जितने भी स्थल हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, कहीं भी पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में कहीं विवाद की सूचना नहीं आई है। सब जगह पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा जिससे होलिका दहन समय से और सही तरीके से संपन्न हो सके। परसों हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि दिन में जहाँ एक तरफ होली का त्यौहार चल रहा होगा, वहीं जैसो जुमे की नमाज भी अदा की जाती है। खासकर पुराने लखनऊ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट मस्जिद हैं, वहाँ जाती हैं। हम लोगों ने इनके धर्मगुरुओं से बात कर ली है। उन धर्मगुरुओं ने अपील कर ली है कि जो जुमे की नमाज अदा करने लोग आएँ वो 2 बजे के बाद आएँ, जिससे कि तब तक होली का त्यौहार संपन्न हो जाए, दोनों में आपस में कोई झगड़ा झंझट न होने पाए। ये भी अपील कर ली गई है कि जो भी जुमे की नमाज अदा करने आए अपने घर के आसपास के मस्जिदों में ही चले जाएं, दूर ना जाएं। ये तो हमारा दिन का कार्यक्रम रहेगा। रात्रि में शबे बारात रहेगा परसों, और वो रात भर चलता रहेगा। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में जब शाम में 5-6 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होता है, अगले दिन सवेरे 5-6 बजे तक कार्यक्रम रहता है शबे बारात का। हमारी सारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। हमारी सारी जो पीस कमिटीज़ की मीटिंग हो गई है, सब लोगों से हम लोगों ने बात कर ली है और हम समझते हैं कि ये सारे त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होंगे। सर, जिस तरीके से 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लखनऊ का देखा जाए तो कहीं से भी अराजकता की कोई खबर नहीं आई, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निभा दिया गया है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि होली है, होली में और शबे बारात, होली का जो त्यौहार है, काफी छोटी छोटी गलियां हैं लखनऊ शहर में, हर जगह संभव नहीं होता है पुलिस का पहुंचना समय पर। उस तरीके से कितनी खास तैयारियां छोटी चौकियों पर की गई है? देखिए, ऐसे बात को ध्यान में रखते हैं हम लोगों ने कुछ क्लस्टर मोबाइल बनाई है। क्लस्टर मोबाइल हम लोगों ने एरिया दे दिया, एरिया डिफाइन करके दिया है, जिससे कहीं किसी प्रकार की विवाद की सूचना मिले, शांति भंग की संभावना हो, तत्काल हमारी पुलिस पार्टी वहां पहुंच करके मामले को सुलझा सके और कानून व्यवस्था को बरकरार रखे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे ये बोलना है कि हर तरीके की तैयारी कर ली गई है, चाहे वो होली हो चाहे शबे बारात हो, किसी भी प्रकार की अराजकता सामने नहीं आएगी। कैमरामैन साकिब के साथ आनंद सिंह।
पूरे देश में होली का त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले कुछ समय से कोरोना के चलते सभी वर्ग के लोगों के साथ साथ बाजारों पर भी खासा असर इसका देखने को मिला। वहीं अब इस बार रंगों का असर बाजारों में नजर आ रहा है। इसके साथ ही लखनऊ के मुख्य बाजार में खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता ने पटरी दुकानदारों से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा सुनिए आप। समय उत्तर प्रदेश की मुख्य मार्केट जो राजधानी लखनऊ में स्थित है अमीनाबाद, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग खरीदारी के लिए आते हैं। होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार में यहाँ पे हर समय भीड़, यहाँ साल भर भीड़ नजर आती है, पर कोरोना काल के बाद कुछ ऐसी स्थिति आई कि मार्केट से पूरी भीड़ खत्म हो गई। लोग, ग्राहक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आज होली का त्यौहार है, आज कहीं ना कहीं यहाँ लोग दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ पटरी दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या स्थितियां जो बीच में रही और अभी जो बदली हैं उसमें कितना फर्क है। पहले तो आप अपना नाम बता दें। अर्जुन अग्रहरी। अर्जुन जी, क्या स्थितियां रही कोरोना काल के बाद से लेकर अभी तक की? बहुत कठिन स्थितियां रही हैं, लेकिन अब भगवान के आशीर्वाद से अब थोड़ा बाजार में रौनक दिख रही है, कस्टमर दिख रहे हैं, काफ़ी हद तक रिकवरी हो रही है। अच्छा, अगर बात करें कि आप सब पटरी दुकानदार हो और समय समय पर यहाँ पर भाई पटरी पे बिक्री करना और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा प्रशासन और प्रशासन से, उसमें कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये है कि शासन प्रशासन इस समय तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब आगे बाबा जी जीते हैं, दोबारा सरकार बन रही, देखिए क्या करते हैं। अर्जुन जी का कहना है कि बाबा जी जीते हैं, सरकार बनी है, शायद आगे स्थिति सही हो, क्योंकि पटरी दुकानदारों की स्थिति काफी समय तक देखी जाती है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से या किसी भी कारणों से दिक्कत में आती है। पर अर्जुन जी का कहना है साफ तौर पे कि बाबा की सरकार बनी, अब आने वाला समय और सही होगा। मेरे साथ एक भाई और हैं। भाई, अपना नाम बताएं। भाई नीरज मौर्य। नीरज मौर्य जी, क्या स्थिति है इस बार बाजार की? बाजार की स्थिति भैया अब सुधरी है थोड़ी बहुत। अभी तो पीछे जो है बहुत खराबी हो रही थी, कस्टमर आने में दिक्कतें थी, कस्टमर डर के मारे आ नहीं रहा था मार्केट। अच्छा, पिछले साल होली हुई थी और इस साल की होली में कितना अंतर? बहुत तो फर्क है। पिछले साल थोड़ा कोरोना का डर था, इस समय थोड़ा कोरोना का डर नहीं है कस्टमर को, इसलिए थोड़ी सी रौनक दिख रही है बाजार में। पहले ये था पिछले साल की कोरोना की वजह से कस्टमर ही नहीं आ रहा था और उसके शासन में जो कोरोना मास्क लगाना, ये करना, वो करना, इस चक्कर में कस्टमर थोड़ा दिक्कत कर रहा था। अगर बात करें हम कि जो महंगाई की लेकर कि इस समय आदमी महंगाई से काफी टूटा हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद से कई लोगों की नौकरियां चली गई। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी क्या स्थिति है कि कुछ जो सामान आपके पास पहले आप जैसे जो सामान 500 रुपए का बेचते थे, इस बार क्या उसकी कीमत बढ़ी है या फिर उतनी ही? नहीं, कीमतों में तो बढ़ावट आई है। जो चीज पहले 500 की बिकती थी वो 550 की हम लोग खुद खरीद के ला रहे हैं। महंगाई तो बढ़ी है। देखिए आगे क्या होता है, बजट वगैरह आएगा। अब आगे सरकार बदली है तो आगे क्या होगा वो देखेंगे। देखिए, सरकार से कई लोगों को उम्मीदें जागी हैं कि सरकार 5 साल में कोरोना काल बीच में पड़ने की वजह से काफी दिक्कतों का सरकार को भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सभी पब्लिक हो या फिर पटरी दुकानदार हो, सरकार को लेकर काफी आशाजनक हैं कि आगे चलकर सरकार और सही करेगी और स्थितियां काफी सुधरेंगी। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह। खबर कानपुर से है, जहां सेंट्रल स्टेशन पर आने वाली कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन में एसडीएम की टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान दलालों में हड़कंप मच गया। वो ट्रेन में ही अपना सामान छोड़कर भाग गए। वहीं पुलिस ने ट्रेन में से 120 नग का माल भी जब्त कर लिया। अभी मैंने बताया ये एग्जैक्ट संख्या जो है वो 37 के लगभग है हमारे बड़े नग जो कपड़े वाले हैं, और बाकी 80 के आसपास हैं छोटे। किस ट्रेन पे छापा? कालिंदी एक्सप्रेस। क्या सूचना मिली मैम? सूचना मिली थी हमें, डीएम मैम की तरफ से बताया गया था कि उनको सूचना आई थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा अवैध रूप से सामान लगा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जो अनअकाउंटेड है, जिनका जीएसटी टैक्स नहीं भरा गया। इस बार होली का त्योहार शुक्रवार के दिन है। इस दिन जुमे की नमाज होने के साथ ही शब बारात भी है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा के दोहरे बंदोबस्त करने में जुटा हुआ है। डीजीपी मुख्यालय ने खास रणनीति तैयार की है और संवेदनशील होलिका दहन स्थलों पर भी अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की है। पुलिस गश्त बढ़ाए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और इसी को लेकर हर खबर संवाददाता ने लखनऊ सेंट्रल की डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं।
22 का चुनाव जितना शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया है, उसको देखा जाए तो लखनऊ के हिस्से में मध्य में जो कमान आती है, वो मध्य की कमान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर बीजेपी से लेकर और कई बड़े कार्यालय हैं। जितनी शांति तरीके से कोई भी अराजकता नहीं फैली, यहाँ पर जो पूरा मतदान किया गया और पूरा जितना भी इलेक्शन का समय रहा, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निभा दिया गया। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक जी का, और आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि मैम, सबसे पहले तो जो 2022 का चुनाव इतनी शांति तरीके से मनाया गया, उसको आप बहुत बहुत बधाई कि कोई भी किसी तरह की अराजकता सामने नहीं आई। और दूसरी चीज मैम, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब होली और शबे बारात दोनों त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, और मध्य में भी एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पे गलियाँ काफ़ी हैं, जहाँ पे पुलिस को पहुँचने में थोड़ा सा समय लग जाता है कभी कभी, तो उसकी कितनी तैयारियां हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जितने भी जनपद वासी हैं उनको दोनों त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी के लिए ये त्योहार सुख, शांति और समृद्धि लेके आए, ये हमारी कामना है। और हमारी जो तैयारियां हैं उसमें हमने ये इंश्योर किया है कि जो पुलिस का रिस्पांस टाइम हो वो बहुत अच्छा हो, और इसके साथ ही लगातार पेट्रोलिंग सड़कों पर होती रहे। हमारी जितनी भी पॉलीगन्स हैं, हमारी जितनी भी एसएचओ की मोबाइल्स हैं, वो लगातार भ्रमणशील रहेंगी। इसके साथ ही क्योंकि महिलाएं बड़े तौर पे इसमें खरीदारी का सामान और अन्य चीज़ों के लिए बाहर निकलती हैं, तो उनकी सुरक्षा हेतु भी हमारी पिंक पेट्रोल और पिंक स्कूटीज़ को हमने ब्रीफ किया है बहुत अच्छे से कि वो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर रहें, और महिलाओं के कोई भी असुविधा उनको ना होने पाए, इस बात को इंश्योर करें। इसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ होली का दहन का कार्यक्रम है, प्लस जो होली खेले जाने का कार्यक्रम है, प्लस शबे बारात का कार्यक्रम है, उसके सभी के लिए भी हमारे द्वारा हर थाने पर जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो पीस कमेटी है, उसकी मीटिंग्स की गई हैं, और हम लगातार भ्रमणशील रहते हुए पूर्ण तैयारी के साथ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएंगे। मैम, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो क्षेत्र है इसमें पुराना लखनऊ भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाता है, और पुराने लखनऊ में देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर कई बार पुलिस को पहुंचने में समय लग जाता है। तो इस बार क्या खास तैयारी की गई है जिसमें अगर कोई भी इस तरह का अराजकता फैलती है तो पुलिस जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके? देखिए, यूपी पुलिस के पास इसको हैंडल करने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हमारी 2 व्हीलर बाइक PRVs चलती हैं, साथ साथ हमारी पॉलीगन्स चलती हैं, और ऐसे किसी भी जगह पर बहुत तत्परता से पहुंचती हैं। हम लोगों का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहता है, और आगे भी क्योंकि हम लोग अगर ऐसे जगहों पे हमें पहुंचना होता है तो हम तत्परता से पहुंचते हैं। हम फुट पेट्रोलिंग भी ऐसे एरियाज में करते हैं, जनता का विश्वास रहता है, और कोई भी यदि समस्या आती है तत्काल उसको हम एड्रेस करते हैं। ये थी हमारे साथ डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक जी, जिनका कहना है कि पूरी तैयारियां कायदे से कर ली गई हैं, और दोनों त्योहारों की बधाई देते हुए उन्होंने बोला है कि हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी चीज में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह। आनंदम धाम के संस्थापक राष्ट्रवादी सदगुरु रितेश्वर महाराज ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के यूपी में टैक्स फ्री करने के लिए दोबारा सीएम बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि एक संत के पास इतनी ही ताकत है जिसने प्रदेश में एक नया इतिहास रचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम का पद संवैधानिक दायरे में आता है, और इसीलिए बुलडोजर बाबा का ताल्लुक अच्छे कार्य के सृजन और निर्माण से है, और दूसरा मतलब गैर कानूनी ढंग से कमाई गई अकूत संपत्ति खर्च होने से भी है। बार मौका मिला है श्री आनंदम धाम के संत श्री रितेश्वर जी महाराज से दोबारा बात करने का। आज उनसे जानते हैं सामाजिक गतिविधियों को लेकर कुछ बातें, और आइए चलते हैं सीधे उनसे बात करते हैं। का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे क्या हम नए सामाजिक परिवर्तन की तरफ देख सकते हैं? मुझे लगता है भारत की संस्कृति सदा से भगवामय रही है, और संत के वस्त्र ही हमारे देश के वस्त्र रहे हैं राष्ट्र के। बीच में बॉलीवुड की संस्कृति ने और पाश्चात्य संस्कृति ने सब कुछ बिगाड़ा था। जहां हम अर्धनग्न कपड़े पहनते और जिन कपड़ों का कोई औचित्य नहीं वो हम पहनते थे। यद्यपि मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको जैसी इच्छा पहने, परंतु भारत में पुनः सनातन गौरव वापस आ रहा है और प्रतीक के रूप में ये वस्त्र आ रहे हैं, तो ये बड़ा सम्मानजनक बात है।
और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मैं तो यंग बच्चों को देख रहा हूं कि भगवे कपड़े पहन रहे हैं, कुर्ते पहन रहे हैं, भगवे चुन्नी लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि प्रतीकों के प्रति जब प्रेम होता है तो उसके भीतर छिपे हुए उसके अर्थ को भी जानने का हम प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे इस संस्कृति को हम आगे ले जा सकते हैं। गुरु जी कहेंगे कि आजकल संतों के चरित्र को लेकर समाज में काफी भ्रांतियां फैली हैं, इनके चरित्र पर भी उंगलियां उठती रहती हैं, इसमें जो अच्छे संत होते हैं उनके ऊपर भी छींटे आती हैं। संत बनने वाले जो दागी चरित्र वाले लोग होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला तो मैं शब्दों से राय नहीं रखता कि संत भी हैं और चरित्रहीन भी हैं, दोनों नहीं हो सकता। जैसे कोई कहता है उजला भी और काला भी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कहता है ठंडा भी है और गर्म भी नहीं हो सकता, या तो चाय गर्म होगी या चाय ठंडी होगी। तो संत जो होगा वो चरित्रहीन नहीं होगा, और जो चरित्रहीन होगा वो संत नहीं होगा। संत के नाम पर जैसे रावण सीता जी का हरण करने आया, हमारी भगवती का, तो क्या पहन के आया? संत के वस्त्र में आया, भगवे वस्त्र में आया। तो ये आज तो नहीं हो रहा, कलिकाल में, ये त्रेता में भी हुआ, ये द्वापर में भी हुआ, ये सतयुग में भी हुआ। हर युग में हम रूप का, वस्त्रों का दुरुपयोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। ये और भी बात सिर्फ संतों के लिए नहीं है, बड़े नेता के वेश में आप आए हैं और लूट रहे हैं, डॉक्टर के वेश में डॉक्टर बन गए हैं और किडनियां निकाल रहे हैं, इंजीनियर बन गए हैं, ऐसे पुल बना रहे हैं कि लोग गिर के मर जा रहे हैं, पुल गिर जा रहा है। तो हर जगह आप सामान बेच रहे हैं और मिर्ची में ईंट की बुकनी मिला के बेच रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, तो वो कैसे केमिस्ट हैं? बात ये नहीं है, बात है असली और नकली की, बात है इंसानियत और पशुता की। जब इंसानियत और धर्म जिंदा होता है तो वही मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है, और जब उसके भीतर पशुता आ जाती है और लोभ आ जाते हैं, इंद्रियों के वशीभूत होकर काम करता है, मन के अनुसार काम करता है, मनमौजी चलने से जीवन में आप पशु ही बने रहेंगे। पर जब आप गुरुमुखी बनेंगे, आपने देखा होगा सनातन संस्कृति में पहले दीक्षा तब शिक्षा होती थी, पहले दीक्षा होती थी तब शिक्षा होता था। दीक्षा का अर्थ होता था कि सनातन संस्कृति के गुणों से उन्हें दीक्षित कर दिया जाए, दक्ष बना दिया जाए। अब वो जो शिक्षा लेंगे वो शिक्षा उनके मानवता के हित में आएगी, उनके हित में आएगी। अभी दीक्षा गायब हो गई, संस्कृति गायब हो गया, हमारे पूजा पाठ गायब हो गए, हमारा संस्कार गायब हो गया। या सबसे बड़ा रुपया, जब रुपया ही भगवान से ऊपर चला गया है तो उसके लिए आप कोई भी कम दुष्कर्म करेंगे। मैंने एक बहुत पहले फिल्म देखी थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, उसमें एक खलनायक कहता है कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाशों के ऊपर भी पैसा कमाना पड़े तो चूकना मत। जब जिस जगह की मनुष्य की संस्कृति ऐसी हो जाए कि लाशों के ऊपर भी पैसे कमाने के लिए राजी हो जाएं, तो फिर आप उनसे किसी भी प्रकार के संस्कार और किसी भी प्रकार के चरित्र का अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? संत चरित्रहीन नहीं होता। चरित्रहीन कभी कभी संत का वेश पहन करके समाज में अपनी चरित्रहीनता, अपनी इंद्रियों के पोषण पूर्ति के लिए एक अच्छा वस्त्र उसको चाहिए होता है, इसलिए संत का वेश पकड़ के आ जाता है। इसलिए संत को चरित्रहीन नहीं कहा जा सकता। एक बात और मैं कह सकता हूं इसमें कि देखिए, चरित्रहीनता जिस शब्द के लिए आप कह रहे हैं, तो मैंने एक दिन और आपसे कहा था, विश्वामित्र भी फिसले थे मेनका के साथ, लेकिन जब दूसरी बार रंभा आई तो विश्वामित्र ने कह दिया मैं एक ही बार फिसलता हूं, अब मैं जागृत हो गया हूं कि इंद्रियां मुझे गुलाम बना लेती हैं, मुझे मेरी साधना से गिरा देती हैं, इसलिए मैं अब दोबारा गिरने वाला नहीं हूं। तो कभी कोई गिर सकता है अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर, लेकिन दोबारा अगर वो खड़ा हो जाए, न गिरे, तो बात बन जाती है। अभी भी बड़े स्तर पर किसी भी संत समागम कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। क्या माना जा सकता है कि आगे इस समय जो संत हैं वो हमारे दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके हाथों में कमान दोबारा मिली है, तो क्या ये माना जा सकता है इसको आगे किसी कार्यक्रम के रूप में आपके रूप में देखा जाए, तो आयोजन की बड़ी यहाँ पर लखनऊ में? देखिए, भोपाल में हमने और जयपुर में और अब रांची में जा रहे हैं जहां हजारों लाखों लोग रहेंगे। तो प्रदेश की राजधानियों में ये चुनाव का अगर वक्त नहीं होता तो शायद ये कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा होता। लखनऊ में बड़े भव्य कार्यक्रम होंगे, और भव्य कार्यक्रम का अर्थ है कि हजारों लाखों लोग जहां भाग लेंगे, सनातन संस्कृति से परिचित होंगे, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उत्थान प्राप्त कर सकते हैं, इन सब विषयों पर
वो जब सेमिनार होगा, सेमिनार ही मैं कहता हूं, जब लोगों का जमवाड़ा होगा तो ये टिप्स दिए जाएंगे। और आप यकीन मानिए, जैसे भोपाल और जयपुर के लोग आज आह्लादित हैं, अब रांची में कल से होने जा रहे हैं, वही हाल लखनऊ का भी होगा। यहां बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, संत आएंगे और संत समता की सबको परिभाषा सिखा के जाएंगे, संतोष की परिभाषा सिखा के जाएंगे, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखा के जाएंगे, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रखना है, अपने चाहत को बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है। डिजायरलेस जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन डिजायरलेस के बदले में एक हो सकता है जो सबसे बड़ा है, उसकी डिजायर कर लीजिए। इच्छा विहीन तो कोई हो नहीं सकता, तो एक इच्छा कर सकते हैं। छोटी 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 चीजों के बजाय हम एक ऐसे विराट की इच्छा कर लें जिनके मिलते ही सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। जैसे ही जरा होता है, जगदीश भी मेरे होते हैं। जो जगत के पीछे भागता है, न उसको जगत मिलता है, न जगदीश मिलते हैं। तो मेरा तो यही सिद्धांत है और शास्त्र का यही सिद्धांत है कि आप जगदीश को कॉन्सेंट्रेट करके चलें, धर्म को कॉन्सेंट्रेट करके चलें। अगर धर्म केंद्र में होगा तो आपका जीवन सुंदर होगा, सफल होगा, आनंदित होगा। इसी से जुड़ा है कि ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और राजनेता, ये सब बहुत व्यस्त लोग हैं। इन सभी के पास एक अच्छे गुरु की कमी है और ये हमेशा निश्चित रूप से अगर इनको अच्छे संत मिले तो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं कमी आएगी। जनहित के कार्य में तेजी से होंगे। संभवतः हम और समाज ये चाहता है कि आनंदम धाम वृंदावन की तरह एक धाम लखनऊ में भी बने, जिससे लोगों को वहां पर पहुंचने में और आसानी हो। आपकी इस शुभकामना के लिए मैं हृदय से बहुत आह्लादित हूं और आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। अगर प्रश्नों के एक एक शब्द को देखा जाए, लोगों को बार बार सुनना चाहिए। कि आपने देखा होगा शिवाजी इतने नैतिक और चरित्रवान कैसे बने, 175 सैनिकों को लेकर के लाखों मुगलों के दांत खट्टे कैसे कर दिए, मराठा साम्राज्य को कायम कैसे कर दिया, भगवा ध्वज का सम्मान कैसे बढ़ा दिया, लोगों के भीतर में इंसानियत, लोगों के भीतर में आनंद और आह्लाद कैसे भर दिया, केवल एक और गुरु की बदौलत, सदगुरु की बदौलत। क्योंकि जब शिवाजी से पूछा गया कि आप इतना बड़ा युद्ध कैसे जीत लिए, इतनी संस्कृति को कैसे स्थापित कर दिया, तो वो झोपड़ी में ले जाते हैं और एक ऐसे बुजुर्ग बैठे रहते हैं, ऐसे करके बोला वो उनकी कृपा से। बोला ये तो खुद बूढ़े हैं, ये कैसे युद्ध किए होंगे। शिवाजी ने कहा मैंने इनकी प्रेरणा से और इनके सीख से इतने कम सैनिकों को लेकर के इतना बड़ा युद्ध जीता है। ये मेरे सदगुरु समर्थ श्री रामदास जी हैं। इन्हें शरीर से असमर्थ मत देखो, ये विचारों से समर्थ हैं, साधनाओं से समर्थ हैं। इनका स्पर्श और इनकी वाणी में ओज और तेज है। और वाणी ओज और तेजस्वी हो, लेकिन अगर कोई न माने तब दुर्योधन को सिखाने तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे। उन्होंने भगवान को ही कैद करना चाहा। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो राजनेता हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये सब भी इंसान ही हैं। आपने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे क्या हम नए सामाजिक परिवर्तन की तरफ देख सकते हैं? मुझे लगता है भारत की संस्कृति सदा से भगवामय रही है और संत के वस्त्र ही हमारे देश के वस्त्र रहे हैं राष्ट्र के। बीच में बॉलीवुड की संस्कृति ने और पाश्चात्य संस्कृति ने सबसे चले उसे देश कहते हैं। ऋषि आदेश करते थे, वो इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया वो आदेश करते थे। और राजा गद्दी पर बैठकर उन राजगुरु की बताए हुए मार्ग पर जब देश को चलाता था तो राजा भी प्रसन्न होता था, प्रजा भी प्रसन्न होती थी, सुरक्षा भी होता था, संस्कृति भी होती थी, आनंद भी होता था, कहीं डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तनाव नहीं होता था। ये बात पुनः भारतवर्ष के लिए जरूरी है और मैं बड़ी प्रकाश की किरण देख रहा हूं। जब यहां सनातन संस्कृति लौट रही है, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आए हैं और हमारे योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, संत परंपरा आ रही है, तो निश्चित तौर पर अब ये परंपरा भी आएगी कि योग्य श्रेष्ठ सदगुरु के मार्ग निर्देशन में चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे राजनेता हों, चाहे टेक्नोक्रेट्स हों, अगर ये चलेंगे तो ये देश वास्तव में सबसे खुशहाल और सबसे आनंदित देश होगा। अहंकार की बात नहीं है, पर ऋषि और गुरु के आज्ञा के बगैर चलने वाली हर सरकार, हर समाज, हर व्यक्ति कभी न कभी अपने इंद्रियों के कारण मार्ग भूलता है और फिर है तो उसको भोगने के योग्य नहीं रहता। और इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं, इसी को हम आत्महत्या कहते हैं, इसी को डिमाइस कहते हैं। तो गुरुजी, अंत में यही सवाल है, क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय पे वृंदावन जैसा आश्रम लखनऊ में भी होगा? ये मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे ब्रज की प्राचीन संस्कृति को, धरोहर को पूरे वृंदावन के लोग श्री आनंदम धाम आश्रम जब जाते हैं तो जो सैकड़ों वर्ष से जिनके पूर्वज वृंदावन में रहते हैं वो कहते हैं कि एक मिनी वृंदावन यहाँ पर गुरुदेव ने
प्रकट कर दिया। हालांकि मैंने नहीं किया, ये राधा रानी की कृपा है, मैं क्या प्रकट कर सकता हूं, श्री कृष्ण की कृपा है। लेकिन उस वृंदावन में जहां सिर्फ मुंबई की तरह बड़े बड़े केवल बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, वहां पर श्री आनंदम धाम आश्रम में आप जाइए, जाकर देखिए बनी हुई झोपड़ियां, फूस की झोपड़ियां, और शाम को 2000 दीपकों के साथ जब आरती होती है वहां पर, तो ऐसा लगता है बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनकपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुः रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण गैयाओं को चरा करके संध्या में वापस आ रहे हैं गोधूली बेला में। वही पूरा का पूरा वही सीन आज श्री आनंदम धाम में उपस्थित है। देश विदेश से लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं और देख के कहते हैं मिनी वृंदावन। ऐसा लगता है प्राचीन वृंदावन यही है। तो आपने जो ये शुभकामना व्यक्त की है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं और हमारे आनंदम धाम के लोग और आप सबकी शुभकामना मिलकर के लखनऊ में यथाशीघ्र एक विराट सुंदर श्री आनंदम धाम का यहां निर्माण होगा और स्थापना होगी। वो स्थापना होगी मैन मेकिंग फैक्ट्री, जहां मनुष्य बनाए जाएंगे, जहां से नाम ही आनंदम है, जहां से आनंद वितरण होता है। उस धाम का नाम आनंदम धाम है। लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला मडिया गांव थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने खुलासा करते हुए कहा है कि व्यापारी के ड्राइवर ने लूट की पटकथा रची थी। ड्राइवर ने नौकरी से निकाले जाने पर गैंगस्टर के साथ मिलकर प्लान बनाया था। साथ ही अपराधी पंकज को व्यापारी ऋषि गुप्ता के घर अच्छी रकम मिलने की टिप भी दी गई थी। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने नगर निगम कर्मी बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।